तो इस तरह से विनोद बंसल जी संरक्षक बनाए गए हैं सकारात्मक भारत आंदोलन के, आज़ादी की अमृत गाथा के, और नजफगढ़ में रहते हैं। और आज 162वीं आरजे सकारात्मक बैठक में विनोद बंसल जी हमारा जो पर्व और त्योहारों से का जीवन में जो महत्व है उस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आज का विषय यही है। और सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में भी जो इन्होंने पहली बैठक करी थी, आखिर देश के लिए किस तरह से भावना आती है, इन सब चीज़ों पर भी प्रकाश डालेंगे। जो दिल्ली नगर निगम से सेवानिवृत्त हैं और समाज सेवी हैं, श्रीमान विनोद बंसल जी, संरक्षक आरजे सकारात्मक भारत आंदोलन। सकारात्मक भारत की परिकल्पना 2018 में इस संस्था के जो संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय कुमार मन्ना जी द्वारा शुरू की गई। उनसे जब पहली बैठक हुई तो उन्होंने सकारात्मक भारत की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए, क्योंकि तब तक मुझे भी ये जानकारी नहीं थी इसका विस्तृत अर्थ क्या है, किस तरह से ये कार्यक्रम करना है, कैसे चलाना है और लोगों तक इसकी अवधारणा स्पष्ट हो जाए। क्योंकि जब तक जिज्ञासा नहीं होती, हमें जिज्ञासा अगर हमारे अंदर है तो उसकी पिपासा को भी हम शांत कर लेते हैं। ऐसे अनुभवी श्री उदय कुमार मन्ना जी जो आकाशवाणी से भी संबद्ध हैं, मैं सर्वप्रथम अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि उन्होंने नजफगढ़ क्षेत्र का संरक्षक बना करके मुझे बहुत ये जो अहम जिम्मेदारी दी है। क्योंकि जिम्मेदारी लेना अपने आप में लगता है कई बार कि बहुत हम खुश होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी ओढ़ने के बाद, लेने के बाद हम और ज़्यादा सक्रिय हों और हमने अगर अपनी बात 10, 12, 15 लोगों तक भी पहुंचा दी तो मैं कहता हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज त्योहारों पर बात करनी है। त्योहारों का क्या महत्व है। सर्वप्रथम तो मैं कहता हूँ कि भारत एक महान राष्ट्र है। पूरे विश्व में अगर कहीं सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं तो वो भारतवर्ष है। और इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। तीज, त्योहार, व्रत, ये सब हमारी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं और इनका कोई ना कोई लाभ निश्चित रूप से होता है। और लाभ ये भी है कि नए नए संस्कार, नई नई बातें। अभी हम रामलीला करके पीछे हटे हैं। श्री रामचरितमानस में, महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में और बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए हैं जो हमें जीवन में एक नया संदेश देते हैं। उसमें से बहुत सारे व्रत निकल कर के आए। अभी जो दीपावली मनाई जाएगी, पूरे राष्ट्र में इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाता है और पूरा विश्व इस बात को देखता है। और ये विदेशों तक ये हमारे त्योहारों की जो खुशबू है वो जब जाती है तो मैं समझता हूँ ये उन लोगों ने भी इसको अपनाया है और वो हमारे आध्यात्म के कार्यक्रमों में, चाहे वो हरे रामा हरे कृष्णा का हो, मंदिरों में, और यहाँ तक भी हमारी नदियाँ भी, हमारी जो पावन नदियाँ हैं उनके भी हम दर्शन और उनका जल ग्रहण करके भी हम अपने आप को बहुत सुखद अनुभव करते हैं।
तो त्यौहार, अब बात आती है कि केवल हिंदुओं के नहीं, देश की महानता इसमें है कि जो हमारा जो सर्वधर्म समभाव है उसमें जाति, बिरादरी, संप्रदाय, ये चीज़ें मैं समझता हूँ बहुत गौण हैं। जो प्रासंगिक चीज़ है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और उसमें उपासना पद्धति चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सब मानवता के नाते भारत माता के प्रति समर्पित होकर के, क्योंकि उसी नदी का जल, नदी किसी को प्यासा नहीं रखती, उसमें से जो भी जल लेगा वो अपनी प्यास बुझाएगा। ऐसी हमारी पावन नदियाँ, ऐसे हमारे संस्कार के केंद्र, और ये जो कई बार हम आलोचना के दायरे में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं हमारी अनपढ़ता तो आगे आड़े नहीं आ रही है, और उसके लिए हमें उसको छोड़ना पड़ेगा और मानवता के नाते सब एकजुट होकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाएं। मसलन जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ, भगवान परशुराम जी की जयंती हम मनाते हैं, उसमें संपूर्ण ब्राह्मण समाज इकट्ठा होता है, बाकी समाजों के लोग क्यों नहीं जाते? जबकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने परशुराम जी की चर्चा की है। तो तुलसी भी हमारे उतने ही प्रिय हैं जितने सूरदास हैं, और रहीम, रसखान हालांकि मुस्लिम थे, पर उन्होंने भगवान कृष्ण के जो जीवन दर्शन पर आधारित जो कवित्व लिखे, जो पद लिखे, जो दोहे लिखे, वो पूरे विश्व में गाए और बोले जाते हैं। तो आज़ादी में सबका योगदान है, और भारत को अगर हम कहते हैं कि ये महान देश है तो वो इसीलिए है कि यहाँ अनेकता में एकता का जो संदेश है उससे लोग प्रभावित हैं, और पूरा विश्व इस बात को जानता है। अगर नेतृत्व बढ़िया हो तो मैं समझता हूँ कोई चीज़ कठिन नहीं है इस देश में। हम बड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उसमें से समाज के लिए हम कितना योगदान देते हैं ये हमें पर्व सिखाते हैं। आज के इस उत्सव में जब दीपावली का, धनतेरस, भैया दूज, इस तरह की ये जो पर्व हैं ये बहुत कुछ अपना संदेश दे कर के जाते हैं, और हमें आज के इस अवसर पर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि हम मिलजुल कर के इन त्योहारों को, पर्वों को मनाएं। और पर्व किसी एक के नहीं होते, हम सब लोग एकजुट होकर के जब समाज में पर्वों के महत्व को समझेंगे और जानेंगे तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राम जानकी संस्थान अब पूरे देश में सकारात्मकता की बात, उसकी जो अवधारणा है अब लोगों तक स्पष्ट हो चुकी है, और जिज्ञासा तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर हमारी जिज्ञासा नहीं बनेगी, क्योंकि नए नए विषयों पर सकारात्मक सोच, चाहे वो शिक्षा में हो, पत्रकारिता में हो, त्योहारों में हो, तो हम सब मिलजुल कर के जब कोई काम करेंगे तो मैं समझता हूँ वो काम सफल भी होता है, समाज में एक अच्छा संदेश भी जाता है। आज अगर मैं ये कहूँ कि पैसे से अमीरी गरीबी होती है, ऐसा नहीं है। हम उस प्रभु ने, उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस वाहे गुरु ने हमें जो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें, और समाज और राष्ट्र जो हमें सब कुछ देता है, हमारा फर्ज भी है। सैनिक अपना त्यौहार वहीं बिल्कुल सुदूर बर्फ़ की उसमें भी मनाएंगे वो दीपावली, लेकिन जवान अपने तरीके से, किसान अपने तरीके से वो निरंतर हल चला करके
देश के लिए अन्न उपजाता है, बड़ा महान होता है। तो हम एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, समाज का ध्यान रखते हुए एक दूसरे के पर्वों में निश्चित रूप से शामिल हों, ये हम गांठ बांध लें। और ये बहुत आवश्यक है कि जब तक हम अलग अलग रहेंगे, अब महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में केवल एक वर्ग विशेष के लोग जाएंगे ऐसा नहीं है। कृष्ण मंदिर में कुछ ऐसे लोग जाएंगे, तो वहाँ विभाजन के लिए कोई जगह नहीं है। इसको त्यागना होगा। और अस्पृश्यता की बात करते थे कि छुआछूत, आज देश में वो ख़त्म सही हो गया लगभग, और जो थोड़ी बहुत मानसिकता बची है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब तो सोचने की ज़रूरत है, हमारी सोच में कितना परिवर्तन आया, और इसमें हमारे त्यौहार भी प्रभावित होते हैं। और अगर मैं कहूँ, आज खील पताशे जब हम बाज़ार में ख़रीदते हैं, खिलौने, मिठाई, तो हम किसी की जाति पूछते हैं क्या जी, कि भाई तुम्हारी जाति क्या है, उसी से लेना है? ऐसा नहीं है। सबका बराबर अधिकार है। जो भारत में जन्मा है, यहाँ के 30 त्यौहार और उसमें आस्था रखता है और भारत माता की जय के साथ अपने त्यौहार मनाता है, सबका आदर सम्मान करता है। क्योंकि बच्चे जिस तरह की शिक्षा आज उनको दी जा रही है, उसमें भी थोड़ा बहुत उनको त्योहारों की संस्कृति के बारे में बताना बहुत आवश्यक है। बच्चे त्योहारों के महत्व को शायद अब बहुत बारीकियों से समझते नहीं, क्योंकि उनके ऊपर पढ़ाई का इतना बोझा लाद दिया है कि वे ज़्यादा विषयों पर सोचते नहीं हैं। तो बहुत लंबा वक्तव्य ना देते हुए संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा कि भारत त्योहारों का देश, सब मिलजुल कर इसे मनाएं। और आगामी पर्व, नव वर्ष, और कहीं कोई टीका टिप्पणी के लिए भी इसमें कोई जगह नहीं है। जिसका जैसे मन करता है, मंदिरों में भी और भी सब हमारे जो पूजा स्थल हैं, उपासना पद्धति चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबको एकजुट होकर के, सकारात्मक बन करके, और बजाय नेगेटिविटी को छोड़ने की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए तो मैं ये कहता हूँ, जो एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ है श्री उदय मन्ना जी द्वारा, उन्होंने नजफगढ़ में मेरे जैसे व्यक्ति को भी जोड़ करके ये दिखा दिया है कि ये कार्यक्रम अब आगे बढ़ेगा। और उनका मार्गदर्शन ये केवल मेरे अकेले के बख्श की नहीं है, मैं उनका मार्गदर्शन भी समय समय पर चाहूँगा। जो जिम्मेदारी दी है और इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ में भारत माता की जय, वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम, जय हिंद। तो अभी आप संरक्षक सकारात्मक भारत आंदोलन आज़ादी की अमृत गाथा विनोद बंसल जी से उनके विचार सुन रहे थे। मैं बताना चाहूँगा कि 2018 में 20 मई से विनोद बंसल जी ने पहले चरण की शुरुआत की थी, और आज 21 अक्टूबर 2022 को तीसरे चरण की शुरुआत 162वें बैठक से हो रही है। यूट्यूब पे सब अपलोड है। आप आरजेएस सकारात्मक बैठक और 161वीं बैठक लिखेंगे तो वो आ जाएगा, और अगर आप 162वीं लिखेंगे तो आज का अपलोड होते ही वैसे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, और ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आरजेएस फैमिली की भी चर्चा कर लेते हैं। आरजेएस फैमिली ने इसको एडॉप्ट किया, सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को, और हम लोग नई ऊर्जा के साथ अब आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि संरक्षकों पर दायित्व डाला गया है। और जगह जगह देश में, जैसे आज 21 अक्टूबर 2022 है, नजफगढ़ नई दिल्ली में विनोद बंसल जी संरक्षक के रूप में आगे आए हैं, और आगे तेजी से यहाँ पे बैठकों के लिए जगह मुहैया कराने की जिम्मेदारी संरक्षक की दे दी गई है। और चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी जीटी करनाल रोड पे लिबासपुर बस स्टैंड के सामने सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के पास जो है वो जगह मुहैया करा रहे हैं कि जिन लोगों को भी 10 किलोमीटर एरिया के अंदर अगर बैठक करनी है, बैठक के 1 घंटे में हो जाएगी, 1.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो उसके बाद हम लोग उनको वो नेटवर्क देंगे, आरजेएस का नेटवर्क देंगे, पूरे उसमें सह आयोजक का दर्जा भी देंगे, और यूट्यूब पे वो अपलोड होगा। अखबारों के अंदर, मीडिया में वो सारी सिस्टम जो है
वो आप जानते हैं कि हम लोग अलग अलग राज्यों के जो पॉजिटिव मीडिया के अखबार हैं वो इसको प्रकाशित करते हैं। और बता देंगे कि 23 अक्टूबर को आज़ादी की अमृत गाथा का 97वां अंक हो रहा है और वहाँ पर नया पद प्रभारी बनाए जाएंगे डॉक्टर मुन्नी कुमारी। और इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि 30 अक्टूबर को युवाओं के स्वर्णिम भविष्य को लेकर चर्चा करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो इस तरह से ये आगे होगा। गोल्डन जुबली जो आज़ादी की अमृत गाथा है वो 13 नवंबर को किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गुरु नानक जी का पर्व आ रहा है 8 नवंबर। गुरु महाराज जी को भी हम लोग नमन करेंगे। 6 नवंबर को रविवार है, हर रविवार आरजेएस वेबिनार। तो ये सारी बातें तो ठीक है, रोड मैप, प्लानिंग, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है ऑन बिहाफ ऑफ आरजेएस एडवाइजर और आरजेएस ऑब्जर्वर। विनोद बंसल जी के दिमाग में क्या चल रहा है कि संरक्षक बनने के बाद किस दिशा में वो काम करेंगे ताकि सकारात्मक भारत आंदोलन की जो दशा है, नकारात्मकता दूर करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे, किस तरह से ये बताना चाहेंगे कि विनोद बंसल जी बहुत ही सहयोग करते हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में मन संचालन करते हुए भी आपने इन्हें सुना होगा। कविता भी बहुत अच्छी करते हैं। आज एक कविता भी इनसे हम लोग ज़रूर सुनेंगे। तो रोड मैप क्या रहेगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी? धन्यवाद मन्ना साहब। अब कविता की जो मानसिकता है वो अलग बनती है और भाषण की अलग है, लेकिन फिर भी आपने आग्रह किया है। तो छोटी सी एक रचना, हमें मैं और तू के अंतर को समाप्त करना है। इसी पर आधारित एक रचना, बहुत छोटी रचना, कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पता रह जाएगा। शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। मैं तो नदियां हूं मगर सागर मेरी मंजिल नहीं। मैं भी सागर हो गया तो मेरा क्या रह जाएगा, मेरा क्या रह जाएगा। ये पंक्तियां तो हमारे मित्र राजगोपाल सिंह जी की हैं। जो स्वरचित रचना है उसको मैं आपके समक्ष रखता हूँ। राजगोपाल जी का नाम लिए हैं, नजफगढ़ के रहने वाले थे और सकारात्मक भारत आंदोलन की शुरुआती दौर में जब यादव भवन है यहाँ पर खैरा रोड पे जी, और हमारे संयोजन में जब वो कार्यक्रम हुआ था तो राजगोपाल जी वहाँ आए थे। उस कवि को नमन है, उनके बारे में धन्यवाद कहना चाहें। श्री राजगोपाल जी ने बहुत अच्छा, क्योंकि गज़लों में और हिंदी में गज़ल लिखने का जो सलीका है बड़ी शिद्दत के साथ वो लिखते थे। स्वर्गीय राजगोपाल सिंह जी, और गज़लों के अगर मैं उनको कहूँ हिंदी गज़लों के वो सिरमौर थे, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं। दनकोरी हों और भी राहत इंदौरी हों, उन सब के साथ मंचों को साझा उन्होंने किया। कई कार्यक्रमों में मुझे उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जाने का अवसर मिला उनके साथ, और उनकी कई रचनाएं बहुत कालजयी हुई, जिन्होंने जैसे बेटियों पर लिखी गई उनकी कविताएं, माता पिता पर लिखी गई कविताएं, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो छोटी रचनाएं उनकी मैं सुना देता हूँ। कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, पाँव छुए और हो गए तीरथ चारों धाम। ये उन्हीं की रचना में से एक रचना है। बेटियों पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि खुशबू है ये बाग की, रंगों की पहचान, जिस घर में बिटिया नहीं वो घर रेगिस्तान। ऐसी रचनाओं के जो
रचनाकार, उन्होंने अपनी कविताओं से, अपनी गज़लों से, अपनी गीतों से, और बहुत अच्छे वो एक कलाकार भी थे मंच के। मैंने उनके साथ इसी नजफगढ़ क्षेत्र में गोपाल नगर में एक रामलीला में भी अपना जिम्मेदारी उन्होंने जो दी थी वो निभाई। तो रामलीला के भी वो बहुत अच्छे पात्र थे और पूरी रामलीला उनको कंठस्थ, उनको ज़रूरत नहीं थी। और भगवती जागरण और इस तरह के कई आयोजनों में वो खुद ही गाते थे। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी राजगोपाल जी, हम भूल नहीं पाते उनको, क्योंकि वो बहुत कुछ समाज को दे के गए हैं राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी और प्रतिभा राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने जो अपना परचम फहराया वो आज भी लोगों के दिलों में सर चढ़कर बोलता है। और नजफगढ़ में रहते थे। नजफगढ़ में ही पहले आर के पुरम आए, जब तक सर्विस की सरकारी फ्लैट में रहे, और बाद में नजफगढ़ के गोपाल नगर में उन्होंने अपना एक छोटा सा घर, और उस घर में ही वो बड़े खुशबू और प्रकृति प्रेम उनका जो था वो अलग ही था। घर में पौधे लगाना, गमले और हरा भरा रखना, किताबों से प्रेम, एक छोटी सी लाइब्रेरी उनकी वो उन्होंने बनाई। तो उसमें बहुत सारी किताबें, पुस्तकें जो उनको समय समय पर मिली अपने मित्रों से, उसका संग्रह भी उन्होंने करके रखा हुआ था। समय समय पे तो हम लोग उनको याद करते रहेंगे। आज उनको हम लोग इस बैठक में, जो 162वीं बैठक है, तो स्वर्गीय कवि राजगोपाल जी को बहुत श्रद्धांजलि बहुत दे रहे हैं हम लोग। श्रद्धांजलि भी है। और अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें हम उनके बेटे अमित को या अंकुर को जरूर आपके सामने लाएंगे और दो चार उन्हीं की रचनाएं उनके श्रीमुख से आपको सुनवाएंगे। अंत में एक छोटी सी रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उनकी अपनी अपनी रचना है कि मैंने तू से कहा, मैंने तू से कहा, तू सृष्टि के नियामक हो और मैं उसका क्रम, आओ हम का संसार बसाएं और इस तू मैं को भूल जाएं, आओ हम का संसार बसाएं और इस तू मैं को भूल जाएं। हमारे देश में छोटी छोटी बातों को बहुत ऊंचाई दी जाती है। मसलन अभी रामलीलाएं होकर के चुकी हैं और रामलीलाओं में हमारा सारा ध्यान रावण के पुतले पर है कि रावण का पुतला कितना ऊंचा हो। अगर आप कहें तो बहुत छोटी रचना है, उसको मैं पेश करूं कि इतना ऊंचा रावण और इतना छोटा आदमी, इस छोटे से दिल में कैसे समा गया रावण। इस दिल्ली महानगर में 101 फुट का रावण, इस दिल्ली महानगर में रावण 101 फुट का और राम 1 फुट के। हे राम, तुम्हारे देखते ही देखते कैसे आकाश छूने लगा रावण, कैसे आकाश छूने लगा रावण, कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय और हिंद। सवाल था कि आपके दिमाग में क्या है, कैसे इन चीज़ों को जोड़ेंगे लोगों को। देखिए, इसमें सकारात्मकता की अवधारणा हम सब तक पहुँचे। हम इस विषय को समझ लेंगे जिस दिन, उस दिन हम अपना जो एटीट्यूड है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें निरंतर बदलाव आता रहेगा। तो सकारात्मकता को हम तभी समझ पाएंगे जब हमारे भीतर की नकारात्मकता निकल जाएगी। कई बार हम ज़्यादा भी बोल देते हैं तो ज़्यादा बोलने का भी परिणाम ये होता है कि कोई ना कोई बात नकारात्मक निकल जाती है। टू दी पॉइंट बोला हुआ, जिस बात पर चर्चा हो रही है उस बात पर ही कुछ कहना मेरे ख्याल से बहुत उपयोगी रहता है। और संक्षिप्त बोलना
क्योंकि लगता है कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं बोल गया, इसलिए कोई नकारात्मक बात भी कई बार निकल जाती है, लेकिन हमें बचना पड़ेगा इन चीज़ों से। शिक्षा के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, घर परिवार में हो, अब छोटी छोटी बातों पर अगर हम आपस में उलझते रहें, बात को समाप्त करने की बहुत आवश्यकता है कि बात किसी तरह से समाप्त हो और हम आपस में एक जो सद्भावना का वातावरण है, सकारात्मकता का जो वातावरण है वो बनाएं, ताकि एक नए समाज का जो उदय है हम जो चाहते हैं वो अपने आप होगा। क्योंकि आज पूरा देश, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहे हैं। ठीक है, विनोद बंसल जी ने अपने विचार को व्यक्त कर दिया। मैं बताना चाहता हूं, आपको पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे बड़ी संख्या में बैठकें करते हुए लोग मिल जाएंगे और उसके लिए संरक्षकों को यह दायित्व दिया गया है कि किस तरह से अपने अपने इलाके में वो बैठकें करवाएंगे। आज 21 अक्टूबर को 2 बैठकें विनोद बंसल जी के साथ आपने सुनी और 3 बजे से, और वही यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होगा। चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी को जानते होंगे, आरजेएस फैमिली के बहुत सारे लोग, सह आयोजक भी रहे हैं, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के प्रदाता भी रहे हैं और उनके यहाँ, और उन्होंने हरियाणा यात्रा कराई थी। आपको अगर याद होगा कि आरजेएस की पॉजिटिव मीडिया टीम जो बाबैन में स्कूल है, उस स्कूल में हरियाणा की यात्रा चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी ने कराई थी। वहाँ पर बच्चों के साथ पॉजिटिविटी की बात हुई थी, बहुत टीचर्स वगैरह भी थे वहाँ पे पूर्व सांसद वगैरह भी आए थे, पत्रकार वगैरह भी आए थे, खबर भी वहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो अभी हम लोगों को, क्योंकि धारा विपरीत बह रही है और विपरीत धारा में चलने के लिए दुगनी ताकत की ज़रूरत होती है और हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। हम लोग इस चीज़ को आगे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आप हम लोगों के बीच में सिसोदिया जी हैं, प्रदीप सिसोदिया जी। तो प्रदीप सिसोदिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और तमाम लोग आए, डॉक्टर राजेंद्र हलावत जी आए, पारस जी आए और यहाँ के जो लोग हैं वो आरजेएस फैमिली वगैरह जो हैं। तो आप सभी लोग इस बात को निश्चित कर लीजिए कि पॉजिटिविटी की ज़रूरत पूरे देश विदेश को भी है। आज जिस तरह से लड़ाई झगड़ों में कितने लोगों की जान चली जाती है, यूक्रेन का युद्ध देखिए, रसिया के साथ देखिए, तो उन सब चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं? जब आदमी और देश के जो नीति नियंता हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो देश के कल्याण की बातें भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और स्कूल कॉलेज इन सब चीज़ों पर भी होगी। आज हम लोगों ने पर्व त्यौहार पर इसलिए किया क्योंकि पर्व त्यौहार पर भी नकारात्मकता कहीं कहीं नज़र आ जाती है, तो वो नहीं है। सभी धर्मों के जो आस्था हैं हमें रखनी पड़ेगी, हमें सभी धर्मों के पर्वों और त्योहारों में भागीदारी करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ अब आरजेएस फैमिली को हम अब यहाँ पे संपन्न करेंगे और विनोद बंसल जी को बधाई देंगे आरजेएस फैमिली की ओर से कि ये इन्होंने जो बीड़ा उठाया है 21 अक्टूबर 2022 को, और पहली बैठक सकारात्मक आरजेएस सकारात्मक बैठक की विनोद बंसल जी ने की थी। नजफगढ़ से ये पॉजिटिव इंडिया बैठक की शुरुआत हुई थी। तो आगे आने वाले दिनों में भी क्या ये रंग लाएगा, ये देखने वाली बात है। तो तब तक के लिए और ये घड़ी जो है हर बैठकों में विनोद बंसल जी से चाहेंगे कि वो जो टेबल है उस पर ये रखकर, इसी तरह से जैसे ये तिरंगा है, साथ में तिरंगा भी लगा रहेगा और ये बैठक यहाँ बैठकों की एक प्रतीक चिन्ह बन जाएगी। ये आरजेएस का प्रतीक चिन्ह है तो बैठकों का भी प्रतीक चिन्ह हो जाएगा और पूरे देश में ये बोर्ड लगने जा रहा है और आपको 3 बजे आप देखिएगा, ये भी बोर्ड आपको दिखाई देगा। और इस तरह से इस बैठक को संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत कहते हुए, जय हिंद।